नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और वीडियो को दूसरों तक शेयर करें और वीडियो को पूरा देखें। आज हमारे साथ उपस्थित हैं शाश्वती चौधरी जी। शाश्वती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी। हम जानना चाहते हैं आपकी स्कूलिंग, आपका एजुकेशन व इस फील्ड के प्रति आपका आकर्षण कैसे बढ़ा, उस विषय में दर्शकों को ज़रूर कुछ अवगत कराइएगा। सबसे पहले मैं आपको थैंक यू देना चाहती हूँ आपके चैनल में मेरे काम के लिए बोलने का मौका देने के लिए। असल में बचपन में मुझे नहीं पता था कि मैं आर्टिस्ट बनूंगी, लेकिन आर्ट प्रैक्टिस ज़रूर करती थी। वो मेरा एक फेवरेट एक्टिविटी था। लेकिन मेरे फैमिली बहुत जगह ट्रांसफ़र होते रहते थे, तो स्टेबल नहीं था लाइफ में ऐसा कुछ प्रैक्टिस कंटिन्यूअस करने के लिए। माय फादर वाज अ टेक्सटाइल डिज़ाइनर। मम्मी को भी ड्राइंग करने का शौक़ था। हालांकि मेरे मम्मी ड्राइंग बहुत ज़्यादा ही करते थे और उनके बचपन का ड्राइंग कॉपी मेरे पास था, जो मेरे लिए एक इंस्पिरेशन था। एक्चुअली माय बोथ पेरेंट्स वर वेरी क्रिएटिव। माय फादर वॉज अ टेक्सटाइल डिज़ाइनर और मम्मी को बहुत टाइप के क्रिएटिव एक्टिविटी में टाइम बिताते हुए मैं बचपन से देखती थी। और मैं भी बहुत सारा ड्राइंग अपने ड्राइंग कॉपी में करती थी, लेकिन कलरिंग करना ज़्यादा मुझे आता नहीं था, क्योंकि वो मटेरियल मेरे पास नहीं होता था। वैसे तो कलकत्ता मेरा बर्थ प्लेस है, लेकिन ट्रांसफ़र की वजह से मैं कलकत्ता में कम आती थी। लेकिन जब भी आती थी मैं नाना नानी के पास रहती थी। कई बार वो बहुत लंबा टाइम भी होता था। नाना जी का मेरे ड्राइंग में बहुत इंटरेस्ट था, तो उन्होंने मुझे चाइनीज़ इंक खरीद के दिया था और इंक ड्राइंग में मेरा इंटरेस्ट बढ़ाया था। और उसी के चलते मैं बचपन में ही, जब मेरा उम्र 5-6 साल का था, बहुत पोर्ट्रेट्स ड्राइंग करने में रुचि दिखाई थी। मेरे नाना जी को वो सब ड्राइंग इतना अच्छा लगा कि वो बंगाली न्यूज़पेपर ऑफिस में चले गए और मेरे ड्राइंग दिखाए। कलकत्ता में तब जुगांतर और बसुमती करके बंगाली न्यूज़पेपर्स पब्लिश होता था। उसमें बच्चों का जो सेक्शन होता था, उसमें मेरा ड्राइंग रेगुलर पब्लिश होने लगा। वो मेरा पहला एक्सपोज़र था एज एन आर्टिस्ट। मैंने जैसे बताया, मेरे पापा का बहुत जगह में ट्रांसफ़र होता था, डिफरेंट प्लेसेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इंडिया, राजस्थान, जलपाईगुड़ी, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर। देयर आर मेनी प्लेसेस आई हैव टू नेम इफ़ आई स्पीक इन डिटेल्स। वो सब जगह में मेरे पापा मुझे म्यूज़ियम दिखाने ले जाते थे, क्योंकि उनका ऐसे मानना था कि म्यूज़ियम से बच्चों को नॉलेज मिलता है और कल्चर का एक ज्ञान होता है। वो भी मुझे आर्ट की तरफ खींचा था। बचपन में ज़्यादा टाइम मेरा राजस्थान के कोटा में बीता था, और वो भी कोटा डैम, बिल्कुल डेजर्ट के आसपास। डिफरेंट जगह पे ट्रैवल करते हुए वहाँ के नेचुरल ब्यूटी और एनवायरनमेंटल इन्फ्लुएंस भी मेरे ऊपर पड़ा था। मेरे पापा बहुत अच्छे मूवीज़ भी दिखाते थे और वेरी गुड बुक्स का कलेक्शन भी हमारे घर में था। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि हमारे घर में हर कोई ना कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाते थे। मेरी मम्मी बजाती थी सितार, और पापा का फेवरेट था ऑर्गन और पियानो, जो हमारे घर में ही होता था। मैं भी वेस्टर्न स्टाइल में वायलिन का कोर्स किया था और 8 साल मैंने बजाया। वोकल म्यूज़िक में भी मैंने 10 साल का फॉर्मल कोर्स किया। म्यूज़िक और लिटरेचर का भी बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है मेरे ऊपर एज एन आर्टिस्ट। कलकत्ता आने के बाद मेरा एडमिशन सिस्टर निवेदिता स्कूल में हुआ था। हो सकता है ये वो टाइम था
जब आर्टिस्ट बनने का फाउंडेशन स्टोन मेरे अंदर स्थापित हो गए। स्कूल मैगज़ीन में मैं लिखने लगी और नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में जान पाया और उनका आर्ट भी देखा और धीरे धीरे आर्ट के तरफ मेरा इंटरेस्ट और बढ़ गया था। लेकिन फिर भी मुझे ये नहीं पता था कि आर्ट कॉलेज करके कोई जगह है जहाँ आर्ट को लेके हम पढ़ सकते हैं। ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास तब नहीं था। मैं साइंस सब्जेक्ट लेके कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया था। उसी टाइम एक फैमिली फ्रेंड जिनको मैं अंकल बोलती थी, वो मेरा कुछ ड्राइंग देखने के बाद पापा को सजेस्ट किया कि मुझे एक बार आर्ट कॉलेज में कोशिश करनी चाहिए अपना एडमिशन के लिए। जब मैं इंडियन म्यूज़ियम कलकत्ता से अटैच्ड बिल्डिंग गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट में एडमिशन टेस्ट के लिए गई, वो एक डिफरेंट दुनिया था। जैसे ही मैंने उस कॉलेज में एंट्री किया, उस बिल्डिंग के अंदर पहुंची, तो मुझे लगा ऐसा दुनिया के बारे में मुझे कोई क्यों नहीं बताया इससे पहले। वो जैसे मेरे लिए एक सपना था और मुझे लगा यहाँ एडमिशन मुझे मिलेगा नहीं, क्योंकि इतना अच्छा दुनिया के बारे में मुझे पहले से तो पता ही नहीं था। और जब एडमिशन टेस्ट में मैंने देखा कि और बच्चे कुछ उनके पास स्पेशल नॉलेज है, हो सकता है कि उन्होंने पहले से ट्रेनिंग लिया हो, वो लोग जैसे बना रहे हैं मैं नहीं बना पा रही हूँ। बहुत अपसेट थी, लेकिन मैंने एग्ज़ाम कंप्लीट किया और मेरा शायद यही डेस्टिनी था। पहली बार में कुछ ट्रेनिंग नहीं लिए भी यहाँ पे एडमिशन टेस्ट में मुझे चांस मिल गया और वही मेरा शुरुआत है आर्टिस्ट बनने का। मेरे पापा भी खुश थे और मुझे सपोर्ट मिल गया था। जी शाश्वती जी, ये बहुत ही खूबसूरत यादें हैं और हम जानना चाहते हैं कि कॉलेज के समय में आपने कैसे और किस तरीके से काम को एक्सप्लोर किया, उस विषय में भी ज़रूर कुछ बताइएगा। गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज में मेरा 7 साल बीता। 5 साल का कोर्स था, लेकिन हमने जब एडमिशन लिया वो डिप्लोमा था, बाद में डिग्री में कन्वर्ट हुआ। ट्रांजिशन में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, बट ये जो लॉन्गर पीरियड है ये हमारे लिए एक बेनिफिट लाए। गुरु के अंडर काम का प्रैक्टिस करने का हमें मौका मिला ज़्यादा दिन तक, जो हमारे फ्यूचर के लिए शायद अच्छा ही हुआ। फाउंडेशन हमारा 2 साल का था। उस टाइम हम निरंजन प्रधान, जो बहुत फेमस स्कल्पटर है, उनके अंडर काम कर रहे थे और बाद में अशेष मित्रा, विकास भट्टाचार्य, गणेश हालुई जैसे बड़े आर्टिस्ट के अंडर हमें सीखने को मिला। मेरा स्पेशलाइजेशन था वेस्टर्न स्टाइल ऑफ ड्राइंग एंड पेंटिंग, उसके साथ ग्राफिक्स मतलब प्रिंट मेकिंग और म्यूरल भी कंपलसरी था। और जब डिग्री हो गया तो आर्ट हिस्ट्री में भी हमें बहुत ज़्यादा पढ़ने को मिला। हमारे कॉलेज में बहुत ही अच्छा लाइब्रेरी था, जो नॉलेज में हमें बहुत हेल्प किया। हमेशा हम वेस्टर्न आर्टिस्ट का काम लाइब्रेरी में जाके देखते थे। उस टाइम इंटरनेट तो नहीं था, लेकिन बहुत ज़्यादा लाइब्रेरी का मदद हमें मिला। सारे टीचर के अंडर काम करने के बाद जो हमें मीडियम्स के लिए और डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल मेथड के लिए नॉलेज मिला, वो हम अभी तक अपने काम में लगाते हैं। हमारे टाइम पे कॉलेज में प्रिंसिपल थे ईसा मोहम्मद सर, वो भी बहुत बड़े पेंटर थे। कभी भी क्लास में आके कलर एप्लीकेशन टेक्निक्स के बारे में बहुत टिप्स हमें देते थे और कभी कभी तो पेंटिंग में करके भी दिखाते थे। ये ट्रेनिंग मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी, क्योंकि वही मेरा फाउंडेशन है। आज भी गणेश हालुई सर के साथ जब बात करती हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जी बिल्कुल, गुरुओं का सिखाया हुआ हर एक बात हमेशा याद आता है और ये अभी नहीं, जब तक हम काम करते रहेंगे जीवन में हमेशा आती रहेंगी। और हम जानना चाहते हैं कि कोई ऐसा इंसिडेंट है जो आपको एक टर्निंग पॉइंट दिया हो लाइफ में और आप और ज़्यादा मुखर होकर इस फील्ड के लिए काम करती रही हैं।
और हाँ, एक बात, शुरू के काम और अभी के काम में आपको क्या डिफरेंसेस नज़र आते हैं? मेरा शुरू का काम एकेडमिक स्टाइल का ही होता था। एक्राइलिक उस टाइम मार्केट में नहीं था। हम लोग बेसिकली वाटर कलर और ऑयल पेंटिंग को लेके काम करते थे। वाटर कलर का एक ब्रिटिश टेक्निक हमारे कॉलेज में पॉपुलर था, जिसको लेके हमने बहुत एक्सप्लोर किया और बहुत काम किया। आप मेरा वाटर कलर का लैंडस्केप और सिटीस्केप देख सकते हैं। ग्राफिक्स यानी प्रिंट मेकिंग टेक्निक हमें सिखाया गया था, वो हमारे लिए कंपलसरी सब्जेक्ट था। प्रिंट मेकिंग में भी मैंने बहुत सारा काम किया। इसी में एक काम मैंने एक एग्जीबिशन में जब सबमिट किया, तब मैं 5th ईयर में थी। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के एग्जीबिशन में इस काम के लिए मुझे गोल्ड मेडल मिला और ये अवार्ड उस टाइम के गवर्नर ऑफ बंगाल के हाथ से मुझे मिला था, जो मेरे लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट था मेरे फ्यूचर के लिए। मेरा अवार्ड विनिंग ग्राफिक्स काम के लिए मैंने टॉपिक चुना था राजस्थानी लाइफस्टाइल, जो मेरा बचपन का मेमोरी था। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के तरफ से मुझे और भी 2 बार अवार्ड मिला था मेरे वाटर कलर का काम के लिए। और इसी समय कलकत्ता का जो इम्पोर्टेंट एक न्यूज़पेपर है आनंद बाजार पत्रिका, उस पेपर में मेरे बारे में लेख निकला था मेरे आर्ट और अवार्ड के बारे में, जो बहुत ही मेरे लिए इनकरेजिंग था और मेरे फैमिली के लिए भी बहुत एक गर्व करने वाली बात बन गई थी। जी, शाश्वती जी, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि कलाकार एक सामाजिक जीवन व्यतीत तो करता ही है, पर उनकी क्या क्या सामाजिक एक जिम्मेदारियां होती हैं और किस तरीके से एक प्रैक्टिस के माध्यम से सक्सेस मिलता है, उस विषय में भी ज़रूर कुछ बताइएगा। एज एन आर्टिस्ट सक्सेस कैसे आता है, उसका कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है। मैं सोचती हूँ डेडिकेशन, प्रैक्टिस, ऑब्जर्वेशन, एग्जीक्यूशन, एक्सप्लोरेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, these are few things we can do। सक्सेस होना होगा तो वो अपने आप ही कभी आ जाएगा, बिना समझते हुए एकदम सामने खड़ा हो जाएगा। इसीलिए अगर कोई फिक्स फॉर्मूला ट्राई करे तो उसको तो सक्सेस कभी नहीं मिलने वाला, ऐसा मेरा सोचना है। प्रैक्टिस छोड़ के कोई अलग फॉर्मूला है ही नहीं। अपने आप को जितना आप इस काम में डेवलप करोगे, उतना ही सक्सेस की तरफ हम एक कदम आगे जाएंगे। यही फॉर्मूला है, मैं ऐसे सोचती हूँ। ऑब्जर्वेशन एक बहुत बड़ा स्किल है जो गॉड से ही हमें मिला है, लेकिन उस ऑब्जर्वेशन पावर को हम कितना यूज़ करते हैं, उसके ऊपर आर्टिस्टिक जो सक्सेस है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। और मैंने देखा है ऑब्जर्वेशन इज़ अ थिंग विच इज़ नॉट प्रैक्टिस्ड प्रॉपरली बाय जनरल ह्यूमन बीइंग। और जब हम आर्ट पढ़ते हैं, आर्ट को प्रैक्टिस करते हैं, हमारा जो ऑब्जर्वेशन पावर को यूज़ करने का जो तरीका है वो ज़्यादा डेवलप होता है और इम्प्रूव भी होता है। इसीलिए हम समाज के जो बुराइयां हैं और जो प्रॉब्लम्स हैं उसको भी शायद बेहतर तरीके से देख सकते हैं। इसीलिए मैं सोचती हूँ कि आर्टिस्ट को सोशल जो एक्टिविटीज़ है, सोशल जो इवेंट्स हैं, उसमें भी अपना ओपिनियन देना चाहिए। जी, अब हमारा अगला प्रश्न है, आप किस तरह के कॉन्सेप्ट को लेकर अपना काम करती हैं और क्या एक काम के पीछे कॉन्सेप्ट होना कितना ज़रूरी है? मेरे पेंटिंग के लिए जो कॉन्सेप्ट मैं लेती हूँ वो लाइफ और एक्सपीरियंस के थ्रू ही मेरे पास आता है। आसपास के इवेंट, करंट अफेयर एंड ह्यूमन कंडीशन को देख के जो भी सोच मेरे मन में पैदा होता है, उसी के ऊपर मैं पेंटिंग डेवलप करती हूँ। ह्यूमन इमोशन, ह्यूमन रिलेशनशिप एंड ह्यूमन रिलेशनशिप विद नेचर, इस तरह का टॉपिक मेरा फेवरेट है। मैं न्यूज़ बहुत सुनती हूँ
और मुझे लगता है आर्टिस्ट होने के साथ साथ मैं इस समाज का एक पार्ट हूँ और मेरा भी एक सिग्निफिकेंट रोल है। सोशल और पॉलिटिकल इवेंट्स जो भी मैं देखती हूँ, सुनती हूँ और एक्सपीरियंस करती हूँ, वो मुझे अफेक्ट करता है और मैं सोचती हूँ उसके ऊपर मुझे पेंटिंग बनाना चाहिए, क्योंकि आर्टिस्ट अगर समकालीन सब्जेक्ट को लेके पेंटिंग नहीं बनाएंगे तो वो टाइम को कैसे प्रेजेंट कर पाएंगे। मैं इस टाइम में एक आर्टिस्ट थी, तो मैंने इस टाइम को कैसे रिप्रेजेंट किया, ये मेरा एक क्वेश्चन बन के मन में आता है और उस टॉपिक पे मैं पेंटिंग, ड्राइंग, मिक्स मीडिया बनाने लगती हूँ। कोई इवेंट अगर मुझे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं तो मैं उसका सीरीज़ भी बनाती हूँ। मुझे लगता है एक आर्टिस्ट अपने काम से एक मूवमेंट ला सकते हैं। डेफिनेटली उसमें कुछ ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट अगर काम करे तो वो मूवमेंट बड़ा हो जाता है, लेकिन इंडिविजुअली भी हम कुछ अच्छा मैसेज दे सकते हैं या सोसाइटी में जो भी घटना घट रहे हैं उसको हाईलाइट कर सकते हैं। और वही हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए क्रिएटिव पर्सन। जैसे थिएटर में होता है, जैसे सिनेमा में होता है, वैसे ही आर्ट के थ्रू भी होना चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है एज एन आर्टिस्ट। चाहे ग्रुप में ना हो, इंडिविजुअली सही, मैं इसको प्रैक्टिस में लाती हूँ। जी बिल्कुल, इस तरह की चीज़ें जो एक्सपीरियंस होते हैं ये हमेशा जीवन में काम आते हैं। और दूसरा हम जानना चाहते हैं कि जैसे आप एक काम करने का जो समय वो कब करती हैं, कब चुनती हैं, वह काम को कैसे एक्सप्लोर करती हैं, उस विषय में भी ज़रूर कुछ बताइएगा। मैं जनरली रात को काम करती हूँ जब चारों तरफ शांत होते हैं। मॉर्निंग में भी कभी कभी अगर कोई सोच आ जाता है तो मैं तुरंत उस काम को अपने डायरी में लेआउट के तरह करके रखती हूँ। मेरा ज़्यादातर फाइनल पेंटिंग बहुत सारा लेआउट और इनिशियल ड्राइंग के बाद ही कैनवस में शुरू होता है। प्लानिंग में और सोचने में मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाती हूँ। कभी कभी होल सीरीज़ के लिए भी मैं एक लेआउट कर लेती हूँ, पूरा सीरीज़ को मैं कैसे एग्जीक्यूट करूँगी। मेरे लिए आर्ट प्रैक्टिस में ऑनेस्ट होना और डिसिप्लिन्ड होना दोनों ही बहुत ज़रूरी है। फाइनल पेंटिंग जब शुरू करती हूँ, मैं लेयर में काम करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। शुरू में एक्सपेरिमेंटल फेज़ चलता है जिसमें मैं राइट काइंड ऑफ इफ़ेक्ट में पहुँच सकती हूँ, उसी में ध्यान देती हूँ। उसके बाद मैं ग्रेजुअली फिनिशिंग के तरफ जाती हूँ, लेयर बाय लेयर। कभी कभी एक पेंटिंग ख़त्म होने में 1 महीना भी लग जाता है, लेकिन मिनिमम 15 दिन तो लगता ही है। और मैं उसी में बिलीव करती हूँ, स्लोली काम करने से सही इफ़ेक्ट आएगा और फिनिशिंग स्टेज में जो भी फाइन वर्क मैं करना चाहती हूँ उसको धीरे धीरे कर पाऊँगी और एक बेटर लुक मेरा पेंटिंग में फाइनल स्टेज में आएगा और अपना जो स्टाइल मैंने अभी तक डेवलप किया उसमें मैं पहुँच पाऊँगी। यही मेरा टेक्निक है। जी बिल्कुल, ये आपने बहुत मुख्य बातें बताई आपके काम के विषय में। और अब हम जानना चाहते हैं कि जैसे आप काम जो डेली स्केचिंग प्रैक्टिस जो करती हैं या आइडियाज़ को एक्सप्लोर करती हैं उसको कैसे कैनवास पर एग्जीक्यूट करती हैं, वह उसमें किस तरह के एक्सपेरिमेंट की संभावना होती है, उस विषय में भी ज़रूर कुछ अपने दर्शकों को अवगत कराइएगा। डेली ड्राइंग जो मैं करती हूँ, जो मेरा डायरी नोट के तरह डेवलप होता है, वो मैं डायरेक्ट करती हूँ, इंस्टेंट करती हूँ। कभी कभी सिर्फ पेनानिंग से ड्राइंग करके कुछ दिनों के लिए छोड़ देती हूँ, फिर कलर एप्लीकेशन करती हूँ। कलर में मैं जो ड्राइंग के लिए यूज़ करती हूँ वो मिक्स मीडिया ही रहता है। कलर पेंसिल भी हो सकता है, एक्राइलिक भी हो सकता है, वाटर कलर भी हो सकता है, इवन पेस्टल मैं इंक्लूड करती हूँ। सो ड्राइंग और मिक्स मीडिया वो मेरा रेगुलर एक्टिविटी है और ये चीज़ मैंने डिस्कवर किया था 2001 में कि छोटा छोटा ड्राइंग भी कैसे कंप्लीट आर्ट पीस के तरह डेवलप होता है अगर मैं उसको केयरफुली करती हूँ और स्टेज बाय स्टेज करती हूँ एक आइडिया को लेके।
और सारा जो ड्राइंग का आइडिया होता है वो डेली मूड पे बेस करके मैं करती हूँ। चाहे वो कोई हैप्पीनेस हो और सैड इवेंट हो और समथिंग जिसको लेके मैं नाराज़ भी हूँ अपने सोसाइटी में जो भी घटना घट रहा है, वो सारे मेरा जो फीलिंग है उस ड्राइंग में एक्सप्रेस करती हूँ। ये एक ख़जाना है जो मैंने सोचा इसको मैं प्रिज़र्व करूँगी और रेगुलर करती भी हूँ और कभी कभी अपलोड भी करती हूँ। आप लोग देख सकते हो मेरे सोशल मीडिया में। जी, एक कलाकार के लिए स्टाइलाइजेशन कितना ज़रूरी है और एक्सपेरिमेंट वाली बात ज़रूर बताइएगा कि किस तरीके से एक्सपेरिमेंट की संभावनाएं हमारे काम में होती हैं, उस विषय में भी ज़रूर कुछ बताइएगा। जब से मैंने इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस शुरू किया, अपना स्टाइल को ढूंढना और उसको इस्टेब्लिश करना जो एक आर्टिस्ट का मेन काम होता है आफ्टर द ट्रेनिंग, उसी में मैं लग गई थी जॉब के साथ साथ। मेरा मेन मीडियम ऑयल पेंटिंग ही था, लेकिन पेंसिल से लेके मिक्स मीडिया तक हर कोई चीज़ मैंने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सप्लोर भी किया। मैंने अपने अंदर देखा एक टेक्निक को लेके या एक मीडियम को लेके मैं ज़्यादा दिन तक काम नहीं कर पाती। मैं शायद बोर हो जाती हूँ और नया कुछ ढूंढने लगती हूँ। इसीलिए डिफरेंट मीडियम में मेरा काम करने का एक हैबिट बन गया। बीच में मैं गैप लेती हूँ कुछ और करके, फिर ऑयल पेंटिंग में लौट आती हूँ। ये मेरा जनरल एक प्रैक्टिस का धारा है। ऑयल पेंटिंग मेरे लिए बेस्ट लगता है क्योंकि एकेडमिक स्टाइल, रियलिस्टिक फ्लेवर मेरे काम में हमेशा से है। मेरा काम फिगरेटिव होता है, सेमी रियलिस्टिक होता है, उसमें कुछ पार्ट शायद एब्स्ट्रैक्ट भी होता है, लेकिन मेरा काम कम्प्लीटली एब्स्ट्रैक्ट नहीं है और मैं उसी में बिलीव रखती हूँ। मुझे लगता है कि ये स्टाइल मेरे लिए है। मिक्स मीडिया में मैं एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाती हूँ। ये मेरा पर्सनल जो आर्टिस्टिक स्पेस है, मैं उसी हिसाब से चलती हूँ, टाइम टू टाइम चेंज करते हुए। जहाँ मुझे खुशी मिलती है उसी टॉपिक को लेके, उसी मीडियम को लेके कुछ दिन मैं काम करती रहती हूँ, फिर उसके बाद चेंज करती हूँ। वाटर कलर मीडियम में भी मैंने कुछ एक्सपेरिमेंटल काम किया जो बहुत ही रिसेंटली किया हुआ है। जब 2020 में लॉकडाउन लग गया और हमारे पास ज़्यादा मीडियम स्टॉक में नहीं था, तब मैंने इस तरह का काम किया। एक और बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, ड्राइंग को मैं डेली डायरी के तरह करती हूँ। डेली एक ड्राइंग हो सकता है, वो साइज़ में बहुत छोटा हो, लेकिन पेन और पेंसिल को यूज़ करके जो फ्री हैंड ड्राइंग है, बहुत ही कॉन्सेप्ट ड्रिवन ड्राइंग होता है। डेली मूड के ऊपर या कोई भी न्यूज़ मैं सुनती हूँ वो मुझे कैसे इंस्पायर करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं, उसके ऊपर बनता है, जो मैं बहुत रेगुलर सोशल मीडिया में पोस्ट करती रहती हूँ। ये एक रेगुलर हैबिट बना है पिछले 5 साल से, जो मुझे खुद को बहुत ही अच्छा लगा और इसको मैं कंटिन्यू करना चाहती हूँ। बिल्कुल, आज के समय में सोशल मीडिया कितना बड़ा मीडियम है कि आप कहीं भी रहें, गांव में रहें, शहर में रहें या कोई से भी सुदूर क्षेत्र में रहे, आपको एक एक्सप्लोरेशन के लिए जगह मिल ही जाती है। और दूसरा हम जानना चाहते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं, नए वह पढ़ रहे हैं या पास आउट होकर अभी निकले हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? यंग आर्टिस्ट के लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि प्रैक्टिस इज़ मेन थिंग और आर्ट को एक डिसिप्लिन की तरह लेना चाहिए अपने लाइफ में, तभी आगे हम बढ़ सकते हैं। आजकल के जो यंग जनरेशन है, प्रैक्टिस ज़्यादा करते नहीं हैं, प्रमोशन और दिखावा में ज़्यादा बिजी रहते हैं। ऐसे करने से एक इंस्टेंट फेम तो आता है, लेकिन वो परमानेंट नहीं होता है और अपना क्वालिटी में कहीं ना कहीं कमी रह जाते हैं। तो इसीलिए अपने आप को ज़्यादा मैच्योर करने में और अपने काम को और अच्छा करने में थोड़ा ध्यान देना चाहिए और उसी में सक्सेस आएगा। और पेशेंस रखना चाहिए उसी में, और अपने आप में कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए और
अच्छा काम देख के और उसके साथ साथ अपना जो स्टाइल है उसको खोजने में थोड़ा रिसर्च ओरिएंटेड माइंड लेके इसमें अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए, उसी में सक्सेस मिलता है। और आर्टिस्ट को बहुत कुछ पढ़ना भी ज़रूरी है। पढ़ने से हमारा जो सोच है और भी मैच्योर होता है और हम उसको एक्सप्रेस करने का नया तरीका भी ढूंढने में सक्सेसफुल रहते हैं। बिल्कुल, ये बात अवश्य उन नए विद्यार्थियों को, उन नए आर्टिस्टों को काम ज़रूर आएंगी। अच्छा, एक लास्ट में हम पूछना चाहते हैं, आर्ट आपके लिए क्या है? आर्ट मेरे लिए ब्रीदिंग है। जैसे ब्रीदिंग के बिना इंसान नहीं रह सकते, वैसे ही आर्ट मेरे लाइफ में है। आर्ट के बिना मेरा कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ये मेरा सोचना है। हो सकता है दिस साउंड्स वेरी इमोशनल, बट यही सच्चाई है मेरे लिए। मैं सोचती हूँ आर्ट के बिना मेरा आइडेंटिटी क्या है। कोई भी इंसान मैं कौन हूँ इस सवाल से ज़रूर स्ट्रगल करता है कभी ना कभी अपने लाइफ में। मैं जिस दिन आर्ट नहीं करती हूँ तो ये क्वेश्चन मेरे को बहुत सताते हैं। इसीलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं डेली आर्ट के टच में रहूँ ताकि मुझे फील हो आई एम ब्रीदिंग। जी, बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने और बहुत बहुत धन्यवाद हम व्यक्त करना चाहते हैं शाश्वती जी आपका कि आपने इतना सारा समय निकाला इस बातचीत के लिए। और उन दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना सारा मन लगाकर उन्होंने इस बातचीत को सुना। और जिनको भी आर्ट में रुचि है, वो 3 महीने का एक क्रैश कोर्स है और वो सोशल मीडिया के ज़रिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो इसकी अधिक जानकारी के लिए आप मुझसे जब तक संपर्क नहीं करेंगे तब तक हम आपको कुछ बता नहीं पाएंगे। आर्ट के बारे में ये चैनल बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट ज़रूर करना। इसमें इम्प्रूवमेंट होता है और नया चीज़ सामने आता है। और हाँ दोस्तों, शेयर ज़रूर करें। शेयर करने से बहुत सारी चीज़ें अपने को सीखने को, जानने को मिलती हैं। और इसी के साथ हम आज की बातचीत को यहीं रोकना चाहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।